आइए हम लोग बायोलॉजी का सेशन डिस्कस करते हैं, जिसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे कि जैव कस्व क्या होता है, जैव कस्व यानी बायोपेटेंट क्या होता है। फिर पढ़ेंगे हम लोग कि कीस्टोन प्रजातियां क्या होती हैं। पूछता है एक नंबर में कीस्टोन प्रजातियां से आप क्या समझते हैं, आप टिप्पणी लिखिए, पेपर में आता है बोर्ड के। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रतिस्पर्धा या स्पर्धा या प्रतियोगिता, जीवन संघर्ष। ये चारों हेडिंग जो है कई है। तो जीवन संघर्ष कभी कभी पूछ देता है, कभी कभी प्रतिस्पर्धा पूछ देता है, क्या होता है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे परभक्षण के बारे में, परभक्षण। ठीक है, तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग कि जैव एकस्व क्या होता है या फिर बायोपेटेंट। जैव एकस्व जो होता है उसी को हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं बायोपेटेंट, या हिंदी में एक और इसको नाम से पूछ देता है बोर्ड में, जैव एकस्व के नाम से या जैव पेटेंट के नाम से या बायोपेटेंट, यानी कि जैव एकस्व, बायोपेटेंट और जैव पेटेंट के नाम से ही पूछ देता है। ठीक है, तो देखिए एकस्व, देखिए होता क्या है कि जब भी कोई खोज करता है, किसी चीज़ का खोज किया, चाहे कोई उत्पाद बनाया है ना, इस तरह से, तो उसको नॉमिनेटेड कराता है ताकि उसके द्वारा जो खोजी गई वस्तुएं हैं, चाहे जो भी आर्टिकल खोजा जा रहा है, उसका कोई अन्य व्यक्ति दुरुपयोग न कर सके। इसलिए उसको पहले अपने खोज का नामिनेशन कराना पड़ता है, बताना पड़ता है, सरकार से आदेश लेना पड़ता है, एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है कि ताकि हम वो खोज किए, ताकि कोई और अन्य आकर उसका दुरुपयोग न कर सके। ठीक है, तो इसीलिए ये जैव कस्व संबंधी कानून बनाए गए हैं। और उस कानून के आधार पर, जैसे होता है ना कि जैसे हम किसी भूमि पर रह रहे हैं अधिक दिनों से, वो हमारे नाम से नहीं है लेकिन उस पर रह रहे हैं हम लोग 100 वर्ष या फिर 50 वर्षों से, तो हम क्या करते हैं कि उसको अपने नाम से आवंटन कराते हैं सरकार द्वारा, दिखाकर कि हम यहाँ पर बहुत दिनों से रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं और ये हमें मिलनी चाहिए, और उसको रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। तो ठीक उसी प्रकार क्या होता है कि जब कोई खोजकर्ता किसी पदार्थ की खोज करता है या फिर कोई उत्पाद बनाता है जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके, तो उसको अपने नाम से या फिर अपने अनुसार, है ना, उस पर अधिकार प्रदान करने का प्रयास करता है, सोचता है कि हमारा अधिकार उस पर है, हमने खोज किया है, तो उसको एक एकस्व कराता है। और इसके लिए बहुत सारे कानून बनाए गए हैं अलग अलग देशों में। और इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, पूरा जैव एकस्व बोलते हैं या फिर बायोपेटेंट कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा है कि ये जो होता है एकस्व प्रक्रिया अन्वेषक को एक अधिकार प्रदान करती है, यानी जो एकस्व प्रक्रिया होती है वह अन्वेषक माने खोजकर्ता होता है, तो खोजकर्ता को एक अधिकार प्रदान करती है ताकि अन्य व्यक्ति इसके द्वारा किए गए चीज़ों का या फिर वस्तुओं का दुरुपयोग न कर सकें। ठीक है, यानी कि और अलग अलग देशों में एकस्व संबंधी बहुत सारे कानून बनाए गए हैं, जिसके द्वारा वो क्या करते हैं, अपनी खोज का अनुमोदन कराते हैं, अनुमोदन कराते हैं, नॉमिनेशन कराते हैं, ताकि उनकी खोज का कोई दुरुपयोग न कर सके। तो आप कैसे लिखेंगे परीक्षा में, तो आप ये लिखेंगे कि एकस्व प्रक्रिया अन्वेषक को एक अधिकार प्रदान करती है ताकि अन्य व्यक्ति द्वारा उसकी खोज का दुरुपयोग न किया जा सके। और अलग अलग देशों में एकस्व प्रक्रिया के लिए अलग अलग प्रकार के कानून बनाए गए हैं, जिनके द्वारा वो क्या करते हैं, अपने खोज का अनुमोदन कराते हैं। और इस प्रकार जो भी उत्पाद बनाए जा रहे हैं नेक्स्ट में, इस समय जो भी वैज्ञानिकों द्वारा चाहे किसी खोजकर्ता के द्वारा जो भी उत्पाद बनाए जा रहे हैं, उस उत्पाद को वो अनुमोदित कर रहे हैं, यानी कि उत्पादों का अनुमोदित किए जा रहे हैं इस समय। ठीक है, तो यही पूरी प्रक्रिया थी जैव कस्व बायोपेटेंट, इतना आपको लिखना रहेगा परीक्षा में। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग हैं कि बायोपायरेसी। तो जैव कस्व जाने से पहले हम क्या करते हैं, बायोपायरेसी जानते हैं, क्योंकि बायोपायरेसी अधिक मात्रा में उत्पन्न हो जाने के कारण ही ये जैव कस्व संबंधी कानून बनाए गए। बायोपायरेसी का मतलब ये होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको बायोपायरेसी, हिंदी में बोलते हैं जैव दस्युता। इसमें क्या होता है कि अगर कोई देश, मान लीजिए जैसे हम लोग देश में भारत है, भारत में अंग्रेज वहाँ से अपने देश से आते हैं घूमने के लिए, और जब घूमने के लिए आते हैं तो यहाँ से बहुत सारी जड़ी बूटियाँ देखते हैं, तो वो उनके पौधों को तोड़ लेते हैं बिना अधिकार के, बिना पूछे, और तोड़ करके बैग में चोरी करके लेकर चले जाते हैं। तो वही प्रक्रिया यहाँ पर क्या कहलाती है, बायोपेटेंट कहलाती है या फिर जैव दस्युता कहलाती है। तो इसमें होता क्या है, हमने लिखा है यहाँ पर कि किसी देश के जैविक संसाधनों, स्रोतों या चिकित्सा उद्योगों का, है ना, बस समझिएगा आप लोग लेक्चर को, तो किसी देश के जैविक संसाधनों, ऊर्जा स्रोतों या फिर औद्योगिक स्रोतों का या फिर औद्योगिक उत्पादों का, ठीक है, किसी दूसरे देश द्वारा बिना आज्ञा के उपयोग में लाने को ही हम क्या कहते हैं, बायोपायरेसी या जैव दस्युता कहते हैं। जैसे बहुत सारे यहाँ से पौधे, जैसे नीम के पौधे वहाँ पे ले जाए गए हैं दूसरे देशों में, भारत से नीम के पौधे चोरी किए गए हैं, जामुन के पौधे चोरी किए गए हैं, है ना, हल्दी, अदरक के सारे बहुत सारे जो पौधे हैं, जिनको वो लोग यहाँ से लेकर चले गए हैं और वहाँ पर खुद बना करके उसकी पैदावार करके और वहाँ पर दिखा रहे हैं कि ये हमारा खुद का पौधा और यहाँ पर हमने विकसित किया था और यहीं पर था ये, है ना, उसको अधिकार प्रदान कर रहे हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है जो बायोपायरेसी के, हम कह सकते हैं, यानी सीधे सीधे क्या कर सकते हैं हम लोग, चोरी करना होता है। जैसे हम कहे किसी बागीचे में गए
और वहाँ पर जा करके वहाँ पे जो रह रहा है उससे पूछे नहीं और 2-4 गाम तोड़ लिए, तो बाय पायरेसी हो जाएगा लगभग, है ना, लगभग बाय पायरेसी कहलाएगा। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, तो किसी देश के जैविक संसाधनों, स्रोतों या चिकित्सा उद्योगों का बिना किसी आज्ञा के या किसी दूसरे देश, हाँ, दूसरे देश द्वारा, ये भी कह सकते हैं कि दूसरे देश द्वारा बिना आज्ञा के उपयोग में लाने को बायोपायरेसी कहा जाता है। फिर सुनिए यहाँ से, किसी देश के जैविक संसाधनों, स्रोतों या चिकित्सा उद्योगों का किसी दूसरे देश द्वारा बिना आज्ञा के उपयोग में लाना ही बायोपायरेसी या जैवदस्युता कहलाता है। ठीक है, और किसके साथ ये किया गया, भारत में। देखिए, भारत में जैव विविधता अधिक है। अगर आपसे पूछता है कि भारत में बायोपायरेसी अधिक होने का क्या कारण है, तो कारण यही है कि भारत में जैव विविधता अधिक है। जैव विविधता मतलब होता है कि जीवों की प्रचुर प्रजातियां पाई जाती हैं, माने अधिक प्रकार की, अलग अलग प्रकार की भिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं जो दुर्लभ हैं, जड़ी बूटियों की तरह से हैं, या फिर हम कहें तो प्राचीन भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैवदस्युता भारत में जो है सबसे अधिक बायोपायरेसी है, जैवदस्युता सबसे अधिक है। और इसका कारण क्या है, तो जैव विविधता का पाया जाना। भारत में जैव विविधता अधिक होने के कारण ही भारत में बायोपायरेसी भी क्या है, अधिक है। नेक्स्ट चलते हैं, अब किसका किसका किया गया था, जामुन, आंवला का, अदरक का, नीम का, इस तरह से बहुत सारे पौधे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, कीटोन प्रजातियाँ क्या होती हैं। कीटोन प्रजातियाँ, जैसे आप देखते हो कि कुछ प्रजातियाँ ऐसी होती हैं जो संक्रमित होती हैं, मतलब कि दूसरी प्रजातियों को विकसित होने से रोकती हैं। वो सोचते कि नहीं हम ही रहें यहाँ पे, दूसरी प्रजातियाँ न रहें, तो ऐसी प्रजातियाँ को ही हम क्या बोलते हैं, कीटोन प्रजातियाँ बोलते हैं। तो हमने यहाँ पर परिभाषा लिख दिया है कि ऐसी प्रजातियाँ जो समुदाय में अधिक प्रभावी होती हैं और अधिक संख्या में पाई जाती हैं तथा दूसरी जातियों का नियंत्रण करती हैं। यानी कि ऐसी प्रजातियाँ जो इस पृथ्वी पर अधिक मात्रा में पाई जाएं, है ना, और दूसरी प्रजातियों को प्रभावी भी करें, उनका नियंत्रण करें, उन प्रजातियों को हम क्या कहते हैं, कीटोन प्रजातियाँ कहते हैं। यानी ऐसी प्रजातियाँ, हमने लिखा स्पष्ट, ऐसी प्रजातियाँ या जातियाँ जो समुदाय में अधिक प्रभावी होती हैं, समुदाय मतलब कम्युनिटी, समुदाय में अधिक प्रभावी व अधिक संख्या में पाई जाती हैं तथा दूसरी जातियों का नियंत्रण करती हैं, कीटोन प्रजातियाँ कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल में चूहान के रेगिस्तान के जो कंगारू चूहे होते हैं, अगर उनको खुला छोड़ दिया जाए, होता क्या है कि जो चूहान का रेगिस्तान है, एक समय आता है कि वो हरा भरा रहता है, लेकिन जब ये चूहान के जो रेगिस्तान के चूहे हैं, कंगारू बड़े बड़े होते हैं, जब ये निकलते हैं तो उस हरी भरी जो घासें होती हैं उन सबको एक साथ चर देते हैं, खा जाते हैं, जिससे वो फिर से दोबारा क्या होता है, रेगिस्तान हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि कंगारू चूहे जो उन घासों को वृद्धि करने से रोक रहे हैं, यानी फिर से हरे भरे मैदान को हरे भरे मैदान को वो रेगिस्तान में बदल दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि वो दूसरी प्रजातियों का नियंत्रण कर रहे हैं, कंगारू चूहे जो हैं घासों को उगने से रोक रहे हैं यहाँ पर, है ना, भले नुकसान ही कर रहे हैं। तो हो क्या रहा है कि चूहान के रेगिस्तान के कंगारू चूहे जो होते हैं, है ना, कुछ ही पलों में, कुछ ही समय में वहाँ के हरे भरे मैदान को रेगिस्तान में बदल देते हैं। नेक्स्ट है विशाल वृक्ष और उनकी शाखाएं। आप देखते होंगे गाँव में, देहातों में, शहरों में कि जो बड़े वृक्ष होते हैं, अगर उनके नीचे हम कोई छोटा वृक्ष लगाते हैं, कोई नया पौधा लगाते हैं, तो उसका विकास नहीं हो पाता है ना, क्योंकि जो बड़े वृक्ष होते हैं और उनकी शाखाएं होती हैं उस छोटे पौधों की वृद्धि को रोकती हैं, उनको प्रभावित करती हैं। यानी बड़े वृक्ष और शाखाएं भी क्या कहलाएंगी, कीटोन प्रजातियां में आ जाती हैं। नेक्स्ट है प्रशांत महासागर में टेरोपिड चमगादड़। तो प्रशांत महासागर में टेरोपिड चमगादड़ होती है। इस चमगादड़ का कार्य क्या होता है कि वहाँ पर जो बागवानी होती है, वहाँ के जो फ्लावर्स होते हैं उनका ये परागण कराते हैं। जब ये निकलती हैं तो परागण कराती हैं, जिससे परागण होने से बहुत सारे बीजों का, फलों का उत्पादन हो पाता है वहाँ पे। अगर ये इनको हम हटा दें, यानी वहाँ से प्रशांत महासागर से खाली टेरोपिड चमगादड़ को वहाँ से हटा दें, निकाल दें, तो परागण नहीं हो पाएगा। और आप जानते हैं जब परागण नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा, तो किसी नए पौधे की उत्पत्ति नहीं होगी, न बीज बनेगा, न उसके नए पौधे बन पाएंगे। ठीक है, तो पौधों की वृद्धि, विकास और जनसंख्या को वृद्धि के सबसे हम कह सकते हैं कि जनसंख्या की वृद्धि तभी होगी पौधों की जब उनमें परागण और निषेचन होगा और अधिक मात्रा में बीज बनेंगे। ठीक है, और बीज तभी बनते हैं मुख्य रूप से जब निषेचन और परागण की क्रिया संपन्न होती है। तो अगर हम इन प्रशांत महासागर में टेरोपिड चमगादड़ को हटा दें तो वहाँ पर परागण पौधों का नहीं हो पाएगा और उनकी पैदावार क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट है प्रतिस्पर्धा, स्पर्धा, प्रतियोगिता या जीवन संघर्ष। इसमें क्या होता है कि अलग अलग प्रकार की जो जातियाँ प्रजातियाँ होती हैं, ये आपस में भोजन, आवास, ऊर्जा और जल आदि के लिए जीवन संघर्ष करती रहती हैं, एक दूसरे से लड़ाई करती रहती हैं, है ना, संघर्ष करते रहती है। जैसे गाँव में देख रहे हैं हम लोग ज़मीन के लिए, है ना, देखते हैं मेड़ी कटा हुआ होती है गाँव में। तो ये होता है माने कंपटीशन। इसका मतलब क्या, कंपटीशन है
कंपटीशन, यानी कि जो जीवधारी निवास करते हैं, तो जीवधारियों में भोजन, आवास, ऊर्जा, जल आदि के लिए जीवन भर संघर्ष होता रहता है, जिसे हम जीवन संघर्ष कहते हैं, या स्पर्धा कहते हैं, या प्रतियोगिता कहते हैं, या प्रतिस्पर्धा कहते हैं। जो वर्ड आपसे पूछे उसको लिख सकते हैं। यानी कि जीवधारियों में भोजन, आवास, ऊर्जा, जल आदि को लेकर संघर्ष चलता रहता है, जिसे जीवन संघर्ष या फिर प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता कहते हैं। और यह संघर्ष पूरे जीवन भर चलता रहता है, जब तक जीवित है तब तक वो जीवन संघर्ष करता रहेगा। और ये जो संघर्ष होता है यानी प्रतिस्पर्धा जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है अंतर्जातीय स्पर्धा, दूसरा होता है अंतराजातीय स्पर्धा। तो जो अंतर्जातीय का मतलब यहाँ पर ये होता है इंटर स्पेसिफिक, यानी कि सेम प्रजाति, यानी कि जब एक ही जाति के जीवों के बीच भोजन, आवास, ऊर्जा, जल आदि को लेकर संघर्ष होता है, तो उसको हम कहते हैं अंतर्जातीय स्पर्धा। जैसे मनुष्य से लड़ रहा है, जैसे मान लीजिए कि बाहर हम भोजन कर रहे हैं, 2-3 कुत्ते आ गए और आप हम एक रोटी फेंक दिए। अब एक रोटी फेंके तो तीनों कुत्ते आपस में क्या कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, नहीं हम खाएंगे, हम कह दे हैं। तो हो क्या रहा है यहाँ पर कि कुत्ते क्या है, तीनों एक ही प्रजाति के हैं, कुत्तों की ही प्रजाति के हैं। ऐसा तो नहीं कुत्ता जो होगा मनुष्य की प्रजाति का होगा। तो एक ही प्रजाति के हैं, अलग अलग हैं, और वो क्या कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, नहीं हमको खाएंगे, हम खाएंगे। तो वही है कि जब एक जाति के जीवों के बीच भोजन, आवास, ऊर्जा, जल आदि को लेकर संघर्ष होता है, तो उसको हम कहते हैं अंतर्जातीय स्पर्धा या अंतर्जातीय जीवन संघर्ष। दूसरा है अंतराजातीय स्पर्धा, यानी कि जब अलग अलग जाति के जीवों के बीच, यानी भिन्न भिन्न जाति के जीवों के बीच भोजन, आवास, जल या ऊर्जा को लेकर के जीवन संघर्ष होता है, तो उसे हम कहते हैं अंतराजातीय स्पर्धा। ठीक है, यानी भिन्न भिन्न प्रजातियों के मध्य भोजन, आवास या जल या ऊर्जा आदि को लेकर के जीवन संघर्ष होता है, तो उसे हम कहते हैं अंतर्जातीय जीवन संघर्ष या फिर स्पर्धा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप हैं मनुष्य, ठीक है, और फसल बोए हैं, तो आप अलग प्रजाति के हैं, फसल बोए हैं, पूरा फसल लहरा रही है, तब तक योगी बाबा के सांड आकर चल रहे हैं उसमें। आप जाएंगे, जब देख लेंगे कि सांड चल रहा है तो जाएंगे पुकियाएंगे। अब देखिए वो आ रहा है, अगर वो इसलिए आ रहा है ताकि उसका पेट भरे, और हम इसलिए जा रहे हैं, उसको भगा रहे हैं कि हमारा पेट भरे, तो हमारे और सांड के बीच क्या हो रहा है, जीवन संघर्ष हो रहा है। ठीक है, तो जो सांड है वो अलग प्रजाति का है और हम क्या हैं, अलग प्रजाति के हैं। तो जब भिन्न भिन्न जातियों के बीच जीवन संघर्ष होता है, किसी वस्तु को लेकर संघर्ष होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अंतराजातीय जीवन संघर्ष या स्पर्धा कहते हैं। या फिर हम दही जमाए अपने लिए, बिल्ली आकर दौड़ दे उसको, है ना, तो बिल्ली अलग प्रजाति की, अगर हम उसको मारेंगे तो वो नहीं खा पाएगी, अगर हम भाग जाते हैं तो हम नहीं खा पाएंगे, वो जो उठाड़ देगी। तो उसके लिए खाने के लिए क्या जीवन संघर्ष हो रहा है एक दूसरे के बीच। ठीक, तो जब दो बिल्ली अलग प्रजाति की, हम अलग प्रजाति की हैं, तो जब दो अलग अलग प्रजातियों के बीच किसी वस्तु को लेकर, भोजन, आवास कुछ भी हो सकता है, वस्तु को लेकर अगर जीवन संघर्ष होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अंतराजातीय जीवन संघर्ष। अब बात करते हैं परभक्षण की। पर माने दूसरों का भक्षण करने वाला, यानी कि ऐसे जीव जो दूसरों का भक्षण करते हैं, यानी कि दूसरों का भक्षण करने वाले जीवों को हम बोलते हैं भक्षक। क्या बोलते हैं, भक्षक बोलते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, परभक्षण कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें दूसरे जीवों का भक्षण किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, परभक्षण कहते हैं। ठीक है, आप सीधे कह सकते हैं कि दूसरे जीवों का भक्षण करने वाले जीवों को परभक्षण कहते हैं या भक्षक कहते हैं, तथा यह प्रक्रिया परभक्षण कहलाती है। फिर सुनिए, दूसरे जीवों का भक्षण करने वाले जीव को भक्षक कहते हैं तथा यह क्रिया परभक्षण कहलाती है। मैं दूसरों का भक्षण, तो जो शिकार होता है ना, जिसका शिकार हो जाता है, यानी कि इसके हम गए और मान लीजिए किसी जीव को हम मार रहे हैं खाने के लिए, चाहे कोई भी व्यक्ति है, चाहे कोई मान लीजिए शेर मान लेते हैं, शेर है गया हिरण को मार रहा है, तो शेर जब जाएगा हिरण को मारेगा तो हिरण वहाँ पर क्या हो गया, शिकार हो गया, है ना। यानी जिस जीव का भक्षण किया जा रहा है, जिस जीव को खाया जा रहा है, उस जीव को हम क्या बोलेंगे, भक्ष्य बोलेंगे। और जो जीव मार कर खा रहा है, जैसे शेर क्या है, मार कर खा रहा है, तो शेर यहाँ पर क्या हो जाएगा, भक्षक हो जाएगा, वो शिकारी ये काम कर रहा है। यानी शिकारी हमेशा भक्षक कहलाता है, शिकार हमेशा क्या कहलाता है, भक्ष्य कहलाता है ना। तो जो शेर है वो जाकर खा रहा है हिरण को मार करके, तो शेर क्या कहलाएगा, भक्षक कहलाएगा, और जो हिरण है वो क्या कहलाएगा, भक्ष्य कहलाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हम लोग बंद करते हैं, नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे।